हेलो फ्रेंड्स, फर्स्ट ऑफ ऑल वेलकम टू दिस चैनल। फ्रेंड्स, लास्ट वीडियो में हम लोग देखे थे इंडक्शन ऑफ लेबर के बारे में, जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक था यूनिवर्सिटी एग्जाम के बेस पे। और इस वीडियो में हम लोग एंटीपार्टम हेमरेज प्लेसेंटा प्रीविया के बारे में देखेंगे, जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है एग्ज़ाम के बेसिस पे। तो फ्रेंड्स, अगर आपने लास्ट वीडियो नहीं देखा है तो आप जाकर देख सकते हैं। और इस वीडियो में हम लोग एंटीपार्टम हेमरेज से स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स। तो फर्स्टली हम डेफिनेशन देखेंगे एंटीपार्टम हेमरेज का। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। तो definition of antepartum hemorrhage is any bleeding from or into the genital tract after the period of viability, means 28 weeks in India or 24 weeks in Western countries. Okay, but before the birth of the baby is termed as antepartum hemorrhage, means कोई भी bleeding जो कि genital tract में हो रहा हो after the viability of the baby fetus. Okay, मीन्स कि 28 वीक ऑफ गेस्टेशन के बाद अगर कोई भी ब्लीडिंग हो रहा हो और बिफोर द बर्थ ऑफ द बेबी, ओके, मीन्स 28 वीक ऑफ गेस्टेशन एंड बिफोर द बर्थ ऑफ द बेबी के बीच में अगर कोई भी ब्लीडिंग हो रहा हो जेनाइटल ट्रैक में, तो उसको हम एंटीपार्टम हेमरेज कहेंगे। नेक्स्ट इंसिडेंस देख ले तो 3 to 5% ऑफ ऑल प्रेगनेंसीज होता है। ओके, कॉजेज ऑफ एंटीपार्टम हेमरेज देखें तो मैटरनल कॉजेज होता है एंड फीटल कॉजेज। फीटल कॉजेज में फासा प्रेविया होगा एंड मैटरनल कॉजेज में प्लेसेंटल ब्लीडिंग विच इंक्लूड प्लेसेंटा प्रेविया एब्रप्टियो प्लेसेंटा। ओके, नेक्स्ट इज marginal placental bleeding and unexplained or indeterminate antepartum hemorrhage. Next is extraplacental causes, which includes excessive sow, cervical erosion and ectropion, local infections of cervix and vagina, cervical and vaginal trauma, cervical polyp, CIN and carcinoma, cervix, postcoital bleeding, and medical causes which include factor 8 and 9 deficiency. Next is miscellaneous placental and umbilical cord anomalies, which include circumvallate placenta, velamentus insertion, succeturate lobe, congenital malformation, aberrant blood vessel. Next, we will see about placenta previa. Definition of placenta previa is it is defined as a placenta that is partially or wholly situated in the lower uterine segment. मीन्स कि प्लेसेंटा प्रीविया उसे कहते हैं जिसमें जो प्लेसेंटा या तो पार्शियली या फिर होली सिचुएटेड हो जाता है लोअर यूटेरिन सेगमेंट में। इट इज़ फर्स्ट डेफिनेशन। नेक्स्ट डेफिनेशन इज when the placenta is implanted partially or completely over the lower uterine segment, then it is called as placenta previa. Next, we will see about the causes of placenta previa. The exact causes are not known, but some accepted theories, means exact causes नहीं पता लेकिन कुछ थ्योरी है जो कि एक्सेप्ट किया गया है, जैसे कि ड्रॉपिंग डाउन थ्योरी। द फर्टिलाइज्ड ओव्यूम ड्रॉप्स डाउन एंड इज इम्प्लांटेड इन लोअर सेगमेंट, पुअर डेसिडुअल रिएक्शन इन अपर सेगमेंट में बी कॉजेज। तो इसमें क्या होता है कि जो फर्टिलाइज्ड ओव्यूम है वो ड्रॉप्स डाउन नीचे आ जाता है, नीचे की ओर ड्रॉप कर जाता है और लोअर सेगमेंट में इम्प्लांटेड हो जाता है, जिसकी वजह से पुअर डेसिडुअल रिएक्शन जो है अपर सेगमेंट में, ये भी कॉजेज एक हो सकता है। ओके, नेक्स्ट इज डिफेक्टिव डेसिडुआ बेसिलिस। इट इज डिफेक्ट इन डेसिडुआ मे कॉज प्लेसेंटा टू इम्प्लांट इन लोअर सेगमेंट। इसके अलावा और कॉजेज जो कि प्लेसेंटा प्रीविया का कॉजेज हो सकता है, दैट इज बिग सरफेस एरिया ऑफ प्लेसेंटा, ओके, इन ट्विंस केस। नेक्स्ट इज प्रीवियस लोअर सेगमेंट सिजेरियन डिलीवरी। नेक्स्ट इज फीटल माल प्रेजेंटेशंस। नेक्स्ट इज यूटेरिन एनोमलीज। नेक्स्ट इज परसिस्टेंस ऑफ कोरियोनिक लेवे। नेक्स्ट इज placenta and cord abnormalities. Next is smoking and drug abuse, cocaine. Next is certain ethnic groups such as
एशियन वुमेन। ओके, ये सारा कॉज हो सकता है प्लेसेंटा प्रीविया का। नेक्स्ट वी विल सी अबाउट रिस्क फैक्टर्स। प्लेसेंटा प्रीविया का रिस्क फैक्टर क्या हो सकता है? मल्टीपेरिटी, एडवांस एज, हिस्ट्री ऑफ प्रीवियस सिजेरियन, प्लेसेंटा साइज एंड स्मोकिंग, ये सारे रिस्क फैक्टर्स हो सकते हैं। नेक्स्ट वी विल सी अबाउट टाइप्स और डिग्रीज। प्लेसेंटा प्रीविया का टाइप्स देखेंगे या फिर डिग्री देखेंगे। ओके, तो 4 टाइप्स ऑफ प्लेसेंटा प्रीविया डिपेंडिंग अपॉन दी डिग्री ऑफ एक्सटेंशन ऑफ प्लेसेंटा टू लोअर सेगमेंट। ओके, 4 टाइप्स होता है। ओके, और ये डिपेंड करता है डिग्री ऑफ एक्सटेंशन ऑफ प्लेसेंटा टू लोअर सेगमेंट। लोअर सेगमेंट में वो कितना एक्सटेंड किया है उसके अकॉर्डिंग पे इसका 4 टाइप्स में इसको डिवाइड किया गया। ओके, फर्स्ट इज टाइप 1। ओके, इसको कहते हैं लो लेइंग। ओके, इसमें क्या होता है? द मेजर पार्ट ऑफ द प्लेसेंटा is attached to upper segment and only the lower margin approaches onto the lower segment but not cover internal os। ओके, फर्स्ट टाइप में क्या है कि मेजर पार्ट जो है प्लेसेंटा का वो अपर सेगमेंट से ही अटैच रहेगा और बस लोअर मार्जिन है वो अप्रोच करेगा लोअर सेगमेंट में, मीन्स लोअर मार्जिन ही लोअर सेगमेंट में आएगा लेकिन वो इंटरनल ओस को कवर नहीं करेगा, तो इसको हम कहेंगे टाइप 1 या फिर लो लेइंग। Next is second type. The placenta reaches the margin of internal os but doesn't cover it. Means next में जो placenta है वो margin of internal os तक पहुंच जाएगा लेकिन उसको cover नहीं करेगा। Next is type 3. It is also called इनकम्प्लीट और पार्शियल। ओके, फर्स्ट को लो लेइंग कह रहे थे, सेकंड को मार्जिनल कह रहे थे। नेक्स्ट इज टाइप 3। टाइप 3 को हम इनकम्प्लीट और पार्शियल भी कहेंगे। इन दिस द प्लेसेंटा कवर्स द इंटरनल ओस पार्शियली। इसमें जो प्लेसेंटा है वो इंटरनल ओस को पार्शियली कवर करेगा। नेक्स्ट इज टाइप 4 जिसको कि कंप्लीट भी कहते हैं। ओके, द प्लेसेंटा कवर्स द इंटरनल ओस कम्प्लीटली। टाइप 4 में प्लेसेंटा जो है इंटरनल ओस को कम्प्लीटली कवर कर लेता है। यहाँ पे फिगर के थ्रू थोड़ा सा समझाने का प्रयास किए हैं। टाइप 1 में प्लेसेंटा को लो लेइंग प्लेसेंटा कह रहे थे। ओके, इसका मैक्सिमम पार्ट अपर सेगमेंट से ही अटैच होगा, बहुत ही लोअर पार्ट जो है नीचे की पार्ट में आएगा लो, और वो जो कि इंटरनल ओस जो है कवर नहीं करेगा। सेकेंड में क्या था कि प्लेसेंटा जो है मार्जिन तक पहुंच जाता है लेकिन इंटरनल ओस इसमें भी कवर नहीं होता है। थर्ड में क्या है? प्लेसेंटा जो है इंटरनल ओस को कवर करता है लेकिन पार्शियली करता है। एंड फोर्थ में क्या है कि वो कम्प्लीटली पार्शियल कर देता है। तो ये है फिगर के थ्रू। नेक्स्ट हम देखेंगे क्लिनिकल फीचर्स और सिम्टम्स ऑफ प्लेसेंटा प्रीविया। ओके, तो फर्स्ट इज वेजाइनल ब्लीडिंग, सडन इन ऑनसेट, पेनलेस, रिकरेंट, ब्लीडिंग इज unrelated to activity and often occurs during sleep, and patient on weak awakening find herself in a pool of blood। ओके, इसमें क्या होगा? वेजाइनल ब्लीडिंग होगा जो कि सडन इन ऑनसेट होगा, पेनलेस होगा, रिकरेंट होगा और जो ब्लीडिंग है वो एक्टिविटी से अनरिलेटेड होगा। मीन्स कि ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा एक्टिविटी कर रहे हैं तभी ब्लीडिंग होगा। ये क्या होता है? जनरली स्लीप के ड्यूरिंग भी होता है। जब वो जागेगी तो उसको पूल ऑफ ब्लड में देखेगी। ये कहा क्वेश्चन आ सकता है आपका एमसीक्यू में कि पूल ऑफ ब्लड किस किस चीज़ से कंसीडर कर सकता है। ओके, तो प्लेसेंटा प्रीविया। नेक्स्ट हम देखेंगे साइन। साइन में क्या होगा? एनीमिया होगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग होगा तो एनीमिया होने का चांस है। जनरल एग्जामिनेशन देखेंगे तो पेलर होगा, मे और मे नॉट इन शॉक, शॉक में भी हो सकती है, नहीं भी हो सकती है। नेक्स्ट अगर हम देखेंगे एब्डोमिनल एग्जामिनेशन। एब्डोमिनल एग्जामिनेशन में एब्डोमेन इज सॉफ्ट, यूट्रस इज रिलैक्स्ड एंड नन टेंडर। एब्डोमेन सॉफ्ट होगा, यूट्रस रिलैक्स्ड होगा, नन टेंडर होगा। माल प्रेजेंटेशन लाइक ब्रीज, ट्रांसवर्स और अनस्टेबल आर मोर कॉमन। ओके, नेक्स्ट इज फीटल पार्ट्स आर इजिली फेल्ट। इसमें फीटल पार्ट्स इजिली फेल्ट होगा। नॉर्मल फीटल हर्ट होगा। इसके अलावा स्टॉल वर्दिस साइन इसमें शो करेगा। ओके, मीन्स स्टॉल वर्दिस साइन मीन्स फीटल ब्रेडिकार्डिया ऑन प्रेसिंग द हेड डाउन इनटू द पेल्विस एंड इट्स प्रॉम्प्ट रिकवरी ऑन रिलीज ऑन द प्रेशर इज सजेस्टिव टू ऑफ लो लेइंग प्लेसेंटा स्पेशली ऑन पोस्टेरियर टाइप। मीन्स कि जब भी हम प्रेस करेंगे तब उसको फीटल ब्रेडिकार्डिया शो करेगा और जब हम प्रेशर हटा देंगे तब फिर ये रिकवरी मीन्स नॉर्मल शो करेगा। ओके, इसको कहते हैं स्टॉल वर्दिस साइन। नेक्स्ट इज
वल्वल एग्जामिनेशन में हम क्या देखेंगे, टू नोट अमाउंट एंड कैरेक्टर ऑफ ब्लड लॉस, जो भी ब्लड लॉस कितना हुआ है उसको हम नोट करेंगे और उसका अमाउंट देखेंगे। नेक्स्ट देखेंगे डायग्नोसिस, डायग्नोसिस फॉर प्लेसेंटा प्रेविया, प्लेसेंटोग्राफी करा सकते हैं या फिर सोनोग्राफी और यूएसजी। नेक्स्ट इज एमआरआई, नेक्स्ट इज वेजाइनल एग्जामिनेशन, नेक्स्ट इज जेंटल स्पेकुलम एग्जामिनेशन परफॉर्म 24 to 48 आवर आफ्टर एक्टिव ब्लीडिंग। ओके, एक्टिव ब्लीडिंग होने के बाद जेंटल स्पेकुलम एग्जामिनेशन करा सकते हैं, वेजाइनल एग्जामिनेशन करा सकते हैं, एमआरआई करा सकते हैं, प्लेसेंटोग्राफी करा सकते हैं। ओके, नेक्स्ट हम देखेंगे कॉम्प्लिकेशंस, मदर को क्या कॉम्प्लिकेशंस हो सकता है और फीटल को क्या कॉम्प्लिकेशंस हो सकता है। ओके, तो पहले हम देख लेते हैं फीटल का कॉम्प्लिकेशंस। फीटल को प्रीमेच्योरिटी हो सकता है, एस्फाइक्सिया हो सकता है, कोड एक्सीडेंट्स हो सकता है, कॉन्जेनाइटल मालफॉर्मेशंस हो सकता है, मैटरनल हाइपोवोलेमिया एंड शॉक हो सकता है, लो बर्थ वेट बेबीज हो सकता है, फीटल हाइपोक्सिया हो सकता है, फीटल इंजरीज हो सकता है, फीटल माल प्रेजेंटेशंस हो सकता है एंड फीटल हाइपोवोलेमिया हो सकता है। तो ये सारा जो है कॉम्प्लिकेशंस फीटल्स को हो सकता है। ओके, नेक्स्ट हम देखेंगे मैटरनल को हो सकता है वेजाइनल ब्लीडिंग हो सकता है, माल प्रेजेंटेशंस हो सकता है, प्री टर्म लेबर हो सकता है, एनीमिया हो सकता है, हेमोरेजिक शॉक हो सकता है एंड एक्यूट रीनल फेल्यूर। इसके अलावा लेबर के टाइम क्या कॉम्प्लिकेशंस हो सकता है। ओके, ड्यूरिंग लेबर प्रीमैच्योर रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन, कोड प्रोलैप्स, इंट्रापार्टम हेमरेज, स्लो डायलिटेशन ऑफ सर्विक्स एंड एयर इम्बोलिज्म, ये सारे के कंडीशन हो सकते हैं। ओके, ड्यूरिंग प्यूरपेरियम क्या कॉम्प्लिकेशन हो सकता है, मदर को सेकेंडरी पोस्टपार्टम हेमरेज हो सकता है, प्यूरपेरल सेप्सिस हो सकता है एंड वेनस थ्रोम्बो इम्बोलिज्म हो सकता है। ओके, मैटरनल मोटिलिटी इसमें क्या होगा, मैटरनल मोटिलिटी को रिड्यूस्ड कर सकते हैं कैसे, अर्ली डायग्नोसिस करके, अवॉइडिंग इंटरनल एग्जामिनेशन आउटसाइड द हॉस्पिटल, फ्री अवेलेबिलिटी ऑफ ब्लड ट्रांसफ्यूजन, इफेक्टिव एंटीबायोटिक्स का यूज करके एंड इसके अलावा सीजेरियन डिलीवरी अगर का होने का चांस है तो सीजेरियन डिलीवरी करा सकते हैं, स्किल एंड जजमेंट फॉर मैनेजमेंट। ओके, तो मैटरनल मोर्टिलिटी को हम किस तरह से बचा सकते हैं, कम कर सकते हैं, अर्ली डायग्नोसिस करके, जो भी इंटरनल एग्जामिनेशन वो हॉस्पिटल से बाहर नहीं करेंगे। इसके अलावा जो ब्लड ट्रांसफ्यूजन का अवेलेबल करा के एंटीबायोटिक जो इफेक्टिव होगा उसका यूज करेंगे, सिजेरियन डिलीवरी करेंगे अगर वैसा कंडीशन रहा तो। इसके अलावा अच्छे से मैनेजमेंट करेंगे, स्किल एंड जजमेंट फॉर मैनेजमेंट। ओके, ये सारा कुछ मैटरनल मोर्टिलिटी को हम रिड्यूस कर सकते हैं, इसके लिए है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं मैनेजमेंट, प्लेसेंटा प्रीविया के लिए मैनेजमेंट कैसे कर सकते हैं। ओके, तो फर्स्ट इज प्रिवेंशन, यूनिवर्सल institutional antenatal care of all women to improve general health and correct anemia. Okay, next is family planning and limitations of births. Next is reducing the rising rate of cesarean delivery. Okay, by this we can prevent. Next is treatment at home and transfer to hospital. After quick history, general physical examination, gentle abdomen examination, shift her for suitable hospital. सबसे पहले अगर होम पे है तो उसको क्या करें, क्विक हिस्ट्री लेंगे, फिजिकल एग्जामिनेशन करेंगे, एब्डोमिनल एग्जामिनेशन करेंगे और फिर उसको हॉस्पिटल ट्रांसफ़र करेंगे उसके कंडीशन के अकॉर्डिंग। ओके, नेक्स्ट ट्रीटमेंट एट हॉस्पिटल, अगर हॉस्पिटल ट्रांसफ़र कर दिए उसके बाद हॉस्पिटल में क्या ट्रीटमेंट करेंगे, असेस द जनरल कंडीशन एंड अमाउंट ऑफ ब्लड लॉस। नेक्स्ट इज परफॉर्म क्लिनिकल एग्जामिनेशन। नेक्स्ट इज लाइट एंड जेंटल एब्डोमिनल पाल्पेशन इज डन फॉर यूटेरिन टोन। ओके, नेक्स्ट इज बेड साइड अल्ट्रासाउंड ऑफ एब्डोमेन। नेक्स्ट इज गिव सम सीडेशन। नेक्स्ट इज वेजाइनल एग्जामिनेशन इज कॉन्ट्रा इंडिकेटेड। ओके, तो हॉस्पिटल में हम कैसे ट्रीटमेंट करेंगे, उसका जो भी जनरल कंडीशन है उसको असेस करेंगे, अमाउंट ऑफ ब्लड लॉस है उसको देखेंगे कितना ब्लड लॉस हुआ, क्लिनिकल एग्जामिनेशन परफॉर्म करेंगे, जेंटल और लाइट एब्डोमिनल पाल्पेशन करेंगे यूटेरिन टोन को चेक करने के लिए। इसके अलावा बेड साइड अल्ट्रासाउंड करवाएंगे एब्डोमेन का, कुछ सिडेशन प्रोवाइड करेंगे। वेजाइनल एग्जामिनेशन इसमें कॉन्ट्रा इंडिकेटेड है, नहीं करेंगे। ओके,
नेक्स्ट हम देखेंगे एक्सपेक्टेंट मैनेजमेंट। ओके, एक्सपेक्टेंट मैनेजमेंट में इंडिकेशंस क्या है? ये प्रेगनेंसी इज लेस देन 37 वीक, मदर इन गुड कंडीशन एंड एक्टिव ब्लीडिंग इज एब्सेंट। ओके, पहले देखेंगे अगर प्रेगनेंसी जो है 37 वीक से कम है, मदर का गुड कंडीशन है और एक्टिव ब्लीडिंग भी एब्सेंट है, तो इसमें हम क्या एक्शन लेंगे? बेड रेस्ट, ब्लड ग्रुपिंग एंड यूरिन टेस्ट फॉर प्रोटीन। ओके, नेक्स्ट इज वेजाइनल एग्जामिनेशन, आयरन एंड कैल्शियम सप्लीमेंट। ओके, द एक्सपेक्टेड मैनेजमेंट इज terminated if patient goes into labor, persistent bleeding and at 37 completed वीक्स ऑफ गेस्टेशन। अगर मान लो कि नॉर्मल कंडीशन है, मदर भी नॉर्मल है, एक्टिव ब्लीडिंग भी प्रेजेंट नहीं है, 37 वीक से पहले है प्रेगनेंसी, तब उसको नॉर्मली बेड रेस्ट देंगे, ब्लड ग्रुप चेक करेंगे, वेजाइनल एग्जामिनेशन करेंगे, आयरन और कैल्शियम सप्लीमेंट देंगे। ओके, नेक्स्ट हम सिजेरियन डिलीवरी कब देंगे? ठीक है, सिजेरियन डिलीवरी विदाउट वेजाइनल एग्जामिनेशन इज ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस फॉर मेजर डिग्री प्लेसेंटा प्रीविया। अगर मेजर डिग्री प्लेसेंटा प्रीविया है, तब उस केस में वेजाइनल एग्जामिनेशन कॉन्ट्रा इंडिकेटेड होता है, तो उस केस में हम सिजेरियन डिलीवरी करेंगे। ओके, इसके अलावा हम स्टेरॉयड थेरेपी चलाएंगे। ओके, वेन दी ड्यूरेशन ऑफ प्रेगनेंसी इज लेस देन 34 वीक्स, अगर 34 वीक से प्रेगनेंसी का ड्यूरेशन कम है, देन बीटामिथाजोन रिड्यूस द रिस्क ऑफ रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस इन प्री टर्म डिलीवरी, तब उसको हम बीटामिथाजोन चलाएंगे जो कि प्री टर्म डिलीवरी को रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस के रिस्क से बचाता है। ओके, नेक्स्ट हम एक्टिव मैनेजमेंट देख लेते हैं। ओके, तो एक्टिव मैनेजमेंट में क्या होगा? इंडिकेशंस, प्रेगनेंसी इज अप टू और मोर देन 37 वीक्स, मदर इन लेबर और एक्टिव ब्लीडिंग इज प्रेजेंट। ओके, तो हम पहले देखे थे एक्सपेक्टेड मैनेजमेंट, जिसमें कि मदर का कंडीशन सही था और 37 वीक से पहले था प्रेगनेंसी, तब उसमें हम नॉर्मली बेड रेस्ट दे रहे थे, ब्लड ग्रुपिंग करा रहे थे। अभी हम देख रहे हैं एक्टिव मैनेजमेंट, जिसमें 37 वीक से ज़्यादा है प्रेगनेंसी, मदर का कंडीशन, मदर लेबर में है और ब्लीडिंग बहुत ही प्रेजेंट है, एक्टिव प्रेजेंट है। ओके, तब इस केस में हम सिजेरियन डिलीवरी करेंगे। वैजाइनल डिलीवरी में बी इफ प्लेसेंटा एड्ज इज क्लियरली 2 to 3 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम इंटरनल ओस। अगे, अगर इंटरनल ओस से 2 to 3 सेंटीमीटर अवे है, तब उस केस में हम वैजाइनल डिलीवरी करा सकते हैं, वरना हम जनरली सिजेरियन डिलीवरी ही कराएंगे। तो ये था मैनेजमेंट प्लेसेंटा प्रेविया का। तो इस वीडियो में हम इतना ही देखते हैं फ्रेंड्स। तो इस वीडियो में हम क्या क्या देखें? एंटीपार्टम हेमरेज देखें, प्लेसेंटा प्रेविया देखें, उसके बारे में पूरा डिटेल्स देखें। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट टॉपिक को डील करेंगे। तो आज के लिए इतना ही फ्रेंड्स, थैंक यू।